स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञानकृत क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6th के चैप्टर नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में। पृथ्वी पर जो है 4 प्रमुख परिमंडल हैं, जिसमें पहला है भूमंडल जिसे हम कहते हैं लिथियोस्फीयर, दूसरा है जलमंडल जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, तीसरा है वायुमंडल जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर और चौथा है जीवमंडल जिसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। चलिए अब आगे इनके बारे में जानते हैं। जो भूमंडल है वो पृथ्वी का ठोस भाग होता है। जलमंडल जो है वो पृथ्वी का जलीय भाग होता है जहाँ पर जल पाया जाता है। वायुमंडल पृथ्वी को घेरे गैसों की परत को कहते हैं। और जीवमंडल जो है वो स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल की परस्पर क्रिया द्वारा जो निर्मित भाग होता है उसे कहते हैं। यानी कि जैसा हम इसमें देख सकते हैं, ये स्थल मंडल है, ये वायुमंडल है और ये जलमंडल है। जहाँ पर ये तीनों मंडल आपस में मिल रहे हैं, उस भाग को हम जैवमंडल कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल के नामों की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो इन शब्दों की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा में लिथियोस का अर्थ होता है पत्थर, एटमोस का अर्थ होता है वाष्प, हाइड्रो का मतलब होता है जल और बायोस का मतलब होता है जीवन। चलिए अब आगे बात करते हैं भूमंडल के बारे में। भूमंडल को जो है हम लिथियोस्फीयर तो कहते ही हैं, साथ में इसे हम स्थल मंडल भी कहते हैं। जो पृथ्वी का ठोस भाग होता है, जिसमें चट्टानें और मिट्टी पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल या भूमंडल कहते हैं। स्थल मंडल या भूमंडल के जो है 2 मुख्य भाग होते हैं, एक होता है महाद्वीप और दूसरा होता है महासागरीय बेसिन। महासागरीय बेसिन का अर्थ होता है महासागर के जो नीचे भूमि पाई जाती है उससे। आगे बात करें तो समुद्र तल को ऊंचाई मापने का आधार माना जाता है। सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। जो महासागर है वो सभी आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं। कुछ तथ्य जो दिए गए हैं आपकी एनसीईआरटी में, वो है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंचा स्थान है पृथ्वी का, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर। और जो सबसे गहरा भाग है वो है मरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। यह इस दुनिया का सबसे गहरा भाग है। अगर बात करें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति की, तो वो थे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। और उनके साथ यह भारत नहीं होगा, यहाँ पे नेपाल होगा। नेपाल के एक शेरपा थे जिनका नाम था तेंजिंग नोर्गे। वह 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। ये दुनिया के पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। अगर महिला की बात करें तो महिला थी जापान की जुको तबई, जो कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। वहीं पर अगर हम भारत की पहली महिला की बात करें तो भारत की जो पहली महिला थी वो थी बिछेंद्री पाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं महाद्वीप क्या होते हैं। महाद्वीप जो है वो स्थलीय भाग होता है। पृथ्वी में 7 महाद्वीप हैं, जिनमें है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपको येलो से भाग दिख रहा है यहाँ पे, ये सारा एशिया का भाग है। और ये जो आपको यहाँ पे पिंक भाग दिख रहा है, ये सारा ऑस्ट्रेलिया का भाग है। यहाँ पे आपको एक हल्का ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये सारा अफ्रीका का भाग है। वहीं पर ये जो आपको बैंगनी दिख रहा है, ये सारा यूरोप का भाग है। ये वाला भाग जो है उत्तरी अमेरिका का है और ये भाग जो है दक्षिणी अमेरिका का है। और ये जो आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, ये सारा अंटार्कटिका का भाग है। आगे बात की गई है कि अधिकतर जो स्थलीय भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर ही क्या है, ज़्यादातर स्थलीय भाग है और नीचे बहुत कम स्थलीय भाग है। चलिए अब आगे बात करते हैं एशिया के बारे में। एशिया
सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। को आपको पता है कि पृथ्वी को एक तो भूमध्य रेखा 2 समान भागों में बाँटती है, जिसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसके अलावा एक और लाइन है, जिसे हम ग्रीनविच लाइन कहते हैं। ये भी पृथ्वी को 2 समान भागों में बाँटती है। एक को हम कहते हैं पश्चिमी भाग और दूसरे को कहते हैं हम पूर्वी भाग। तो जो एशिया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूर्वी भाग में स्थित है और एशिया से जो है कर्क रेखा गुजरती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कर्क रेखा है, ये एशिया से गुजर रही है। आगे बात करें तो पृथ्वी के कुल भाग के 1/3 भाग पर एशिया फैला हुआ है और एशिया और यूरोप का जो संयुक्त भूभाग है, उसको हम यूरेशिया कहते हैं। और एशिया और यूरोप को अलग करने वाला जो पर्वत है, उसे यूराल पर्वत कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आगे बात करते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप एशिया के पश्चिम में स्थित है और यह तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है और आर्कटिक जो वृत्त है वो इससे होकर गुजरता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पे भी इसके जल है, यहाँ पे भी जल है और ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे भी जल है और यहाँ से अंटार्कटिक जो वृत्त है वो गुजरता है। चलिए अब आगे बात करते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, यानी कि ये तीनों रेखाएं गुजरती है और अफ्रीका महाद्वीप जो है वो चारों ओर से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। इसके अलावा अफ्रीका जो है वो विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। पहला है एशिया और दूसरा है अफ्रीका। और विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, जिसे हम सहारा रेगिस्तान कहते हैं, वह भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसके अलावा इस महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी नदी यानी नील नदी भी बहती है। आप मैप में भी देख सकते हैं, ये हो गई हमारी कर्क रेखा, ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा और ये हो गई हमारी मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं आप देख सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजर रही है। आप यहाँ इसके देख सकते हैं, यहाँ से ये महासागरों से घिरा हुआ है और इस साइड से ये समुद्रों से घिरा हुआ है। चलिए अब आगे बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह दक्षिणी अमेरिका से पनामा जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है और इसके अलावा इसके तीनों ओर महासागर हैं। आगे बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका के बारे में। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागरों के बीच में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, जिसे एंडीज पर्वत श्रृंखला कहते हैं, वो भी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी, यानी जिसकी जल मात्रा सबसे अधिक है, वो नदी भी दक्षिण अमेरिका में बहती है, जिसका नाम है अमेजन। चलिए अब आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह चारों ओर से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसे हम द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका भी पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और अंटार्कटिका हमेशा बर्फ की मोटी परतों से ढका रहता है। इसके अलावा अंटार्कटिका में कोई भी मानवीय बस्ती नहीं है और अंटार्कटिका में भारत के कुछ शोध केंद्र हैं, जिनके नाम है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। चलिए अब आगे बात करते हैं जल संधि और स्थल संधि के बारे में। पहले जानते हैं स्थल संधि के बारे में। स्थल संधि जो है, स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। उदाहरण के लिए पनामा स्थल संधि, जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पनामा देश है, ये उत्तरी अमेरिका को
दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है। वहीं पर अगर बात करें जल संधि की, तो यह पानी का संकरा भाग होता है, जो दो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्र और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। उदाहरण के लिए भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित पाक जल संधि, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं जलमंडल के बारे में। जलमंडल क्या होता है? जिस मंडल में जल पाया जाता है उस मंडल को हम जलमंडल कहते हैं। आपको पता है कि हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा जो है वो जल से घिरा हुआ है, तथा 29% हिस्से पर ही स्थल पाया जाता है। इसके अलावा जो 90% हिस्सा है जल का वो खारा है, यानी उसे हम पी नहीं सकते हैं, और ये जल महासागरों में पाया जाता है। इसके अलावा जो जल है वो या तो बर्फ, हिमनदियों या फिर भूमिगत जल के रूप में है। लगभग 2.5% जो जल है वही अलवणीय है, यानी वो खारा नहीं है, हम उसे पी सकते हैं, जिसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं। ये जो पीने योग्य जल होता है ये हमें हिमनदियों और भूमिगत जल से प्राप्त होता है। और जलमंडल का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसे हम कहते हैं महासागर। तो चलिए अब जानते हैं महासागरों के बारे में। महासागर जो जलमंडल का मुख्य भाग होता है। इसके अलावा जो महासागरीय जल होता है वो हमेशा गतिशील रहता है, यानी वो एक जगह से शांत नहीं रहता है, वो हमेशा चलता रहता है। और महासागरीय जो जल है उसकी 3 गतियाँ होती हैं। पहली जो गति है उसे हम कहते हैं तिरंगे, यानी वेव्स। दूसरी होती है ज्वार-भाटा, जिसे हम कहते हैं टाइड। तीसरी होती है सागरीय धाराएँ, जिन्हें हम कहते हैं ओशियन करंट्स। इसके अलावा पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, जिनमें है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। सबसे पहले हम जानेंगे प्रशांत महासागर के बारे में। प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये सारा प्रशांत महासागर का हिस्सा है, और ये पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि जो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है वो मरियाना गर्त है, यानी मरियाना ट्रेंच है। वो भी कहाँ पर पाई जाती है? वह भी इसी महासागर में पाई जाती है। और प्रशांत महासागर का आकार जो है वो एक वृत्त के आकार का है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। अटलांटिक महासागर है उसका आकार हमें एस आकार जैसा दिखाई देता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे एस की तरह दिखाई देता है। इसके अलावा इसकी विशेषता यह है कि इसकी जो तट रेखा है वो दंतोरित है, जो प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श। दंतोरित का अर्थ है इस तरह का आकार से। इसके अलावा यह व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत व्यस्त महासागर है। चलिए अब देखते हैं हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर का नाम आपको पता है कि इंडिया के नाम पर रखा गया है, यानी हमारे प्यारे भारत के नाम पर रखा गया है। और इसका जो आकार है वो लगभग त्रिभुजाकार है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इस तरह से कुछ इसका आकार है। चलिए अब आगे बात करते हैं दक्षिणी महासागर के बारे में। दक्षिणी महासागर जो है वो अंटार्कटिका को चारों ओर से घेरे हुए है। ये जो दक्षिणी महासागर है ये अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं आर्कटिक महासागर के बारे में। आर्कटिक जो महासागर है वो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉर्थ पोल है, और जो आर्कटिक महासागर है वो ये है। ये इसके चारों ओर फैला हुआ है। और ये जो आर्कटिक महासागर है ये प्रशांत महासागर के साथ बोरिंग जल संधि के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं वायुमंडल के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा कि पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक परत है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं।
वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है और सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी सुरक्षा करता है। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। वायुमंडल में घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो यह तेजी से घटने लगता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। यानी वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है जो कि सभी जगह पर अलग अलग होता है। और जो वायु है यानी हवा है वो हाई प्रेशर यानी उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न जो दाब वाला क्षेत्र होता है यानी लो प्रेशर वाला जो क्षेत्र होता है उसकी ओर चलती है। और जब ये चलती है तो ये तेज होती है और गति करती रहती है। तो जो गतिशील हवा होती है उसको हम पवन कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। वायुमंडल को हम 5 परतों में बाँटते हैं। पहली है क्षोभ मंडल, दूसरी है समताप मंडल, तीसरी है मध्य मंडल, चौथी है आयन मंडल और पाँचवीं है बाह्य मंडल। इनके बारे में हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण गैसों की बात करें जो प्रमुख गैसें हैं, उसमें 2 प्रमुख गैसें हैं। पहली है नाइट्रोजन और दूसरी है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है वो 78% पाई जाती है और ऑक्सीजन जो है वो 21% पाई जाती है। इसके अलावा जितनी भी गैसें हैं वो 1% है, बाकी धूलकण है। अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन साँस लेने के लिए आवश्यक होती है। वहीं पर जो नाइट्रोजन है, वो फसलों की वृद्धि में सहायक होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ताप को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यानी जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर दिन के समय पड़ती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उन किरणों से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को पृथ्वी के बाहर जाने से रोक देती है। तो चलिए अब बात करते हैं पृथ्वी के अंतिम मंडल जिसे हम जीव मंडल कहते हैं उसके बारे में। जीव मंडल जो है वो स्थल, जल और वायु के बीच सीमित भाग होता है, उसको हम जीव मंडल कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, ये एक जो है भाग स्थल मंडल का होता है, दूसरा जलमंडल का और तीसरा वायुमंडल का। और जहाँ पर ये तीनों मंडल आपस में मिलते हैं, उस भाग को हम जयमंडल कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, ये जो है एटमॉस्फेयर है, ये हाइड्रोस्फीयर है और ये लिथियोस्फीयर है। और जहाँ पर ये तीनों स्फीयर मिल रहे हैं उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। यह वह क्षेत्र है जहाँ जीवन पाया जाता है। यानी जीवन न तो अकेले लिथियोस्फीयर यानी स्थलमंडल पर पाया जा सकता है, न ही अकेले जलमंडल पर पाया जा सकता है और न ही अकेले वायुमंडल में पाया जा सकता है। जीवन केवल वहीं पर संभव है जहाँ पर ये तीनों आपस में मिलते हैं यानी आपस में प्रतिक्रियाएं करते हैं। आगे बात करें तो जीव मंडल को 2 भागों में बाँटा जाता है। पहला है पादप जगत और दूसरा है जंतु जगत। अगर बात करें पादप जगत की तो इसमें पेड़, पौधे, घास आदि सम्मिलित होती हैं। वहीं पर बात करें जंतु जगत की तो इसमें जानवर, मानव आदि शामिल होते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।